सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई और ट्रेड डील डन होने की खुशखबरी आ गई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त से निगोशिएशन चल रही थी, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। भारत पर पिछले दिनों अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया था वो घटकर अब सिर्फ 18% रह जाएगा। बीते साल अप्रैल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद का हवाला देते हुए ट्रंप ने इसे दोगुना यानी 50% कर दिया था। लेकिन अब भारत को सिर्फ 18% ही टैरिफ देना होगा। इस बड़ी खुशखबरी पर हमें आपके लिए स्वदेश विशेष का ये स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील डन, और इसकी क्या और बारीकियां है ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। इस डील पर हमारे सहयोगी प्रकाश ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर से। अनुराधा जी ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ट्रेड डील पर डीए सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर ने क्या कहा। So we are happy that the trade deal has got finalized. It removes uncertainty in that space and provides an opportunity for two of the largest economies in the world to work together and take things forward. So any clarity on the US agri products opening up? Not as yet. We'll get the clarity, yes, soon. तो ये हमने देखा डीए सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर ने बताया ट्रेड डील के बारे में कितना बड़ा डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं और खास शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है अटलांटिक काउंसिल के फेलो रतन श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा, और हमारे साथ आगे जुड़ेंगी इकोनॉमिस्ट पूजा मेहता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतन श्रीवास्तव जी से शुरुआत करूंगा। किस तरह से पहली रिएक्शन क्या होगी, कितना बड़ा डेवलपमेंट है, इसे आप देखते हैं? धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये अभी डीए की भी मैंने वार्तालाप सुना। तो जैसे उन्होंने भी कहा कि अभी हमें खास पता नहीं है इसकी डिटेल्स के बारे में, लेकिन अगर इसको डेवलपमेंट देखा जाए तो डेवलपमेंट के हिसाब से एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरह से इंडिया और यूएई का ट्रेड डील होने के बाद थोड़ा प्रेशर तो बन गया था कि इस डील को भी हमें किस तरह पूरा करना है, क्योंकि इंडिया ने अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए थे और अपनी इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। ये जो डील हुई है इसमें मोटा-मोटा जितना हमें पता है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स वगैरह से ही पता है। लेकिन इसमें एक बात ये ज़रूर समझ में आती है कि हमारा जो 18% का टैरिफ का अभी जो नया टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकाला है, ये टैरिफ बाकी देशों से कम है। साउथ एशिया में तो सबसे कम है, और साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखा जाए वियतनाम के मुकाबले में वियतनाम के 20% है, हमारा 18%। तो हमारे ख्याल से एक ये अच्छी ट्रेड डील की लैंडिंग हुई है हमारे पास। इससे हमें हमारे जो आयात हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर के आयात, वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। और इसमें ये भी एक फायदा होने वाला है हमको कि जो हमारे देश की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल्स है, हमारा लेदर है और इंजीनियरिंग गुड्स है, वो सब भी अब चीपर हो जाएंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज अमेरिका के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों देशों के फायदे की डील है, लेकिन अभी फाइन प्रिंट हमने पढ़ी नहीं है। तो फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद ही पता लग सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी के पास मैं जाऊंगा। सर, जब तक फाइन प्रिंट पूरे नहीं आ जाते हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? देखिए, मेरा भी ऐसा मानना है कि हमें अभी इसके डिटेल्स का इंतजार अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का जो रिव्यू ट्रंप प्रशासन ने
भारत के संदर्भ में लिया है वो जरूर एक मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और भारत की सरकार के द्वारा जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की जो टैरिफ पॉलिसी को डील किया गया और जो भारत ने विवेक, बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी और संतुलन दिखाया है वो निसंदेह काबिले तारीफ है। और भारत ने एक संकल्प भी दिखाया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने आर्थिक नीतियों में भी पूरी तरीके से एक्सरसाइज करेगा और भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समक्ष, उसके दबावों के समक्ष कभी झुका नहीं। और भारत ने जाहिर है कि अनेक ऐसे डिप्लोमेटिक मनूवर्स भी लेने शुरू किए कि जिससे कि ट्रंप प्रशासन के ऊपर ही दबाव बनना शुरू हुआ। जैसे कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए रशिया के साथ अपने संबंधों को लगातार बना करके रखा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो एक बेहद सफल भारत की यात्रा रही और उसके पहले तियानजिन में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना की विजिट की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें आई उसने भी उस समय राष्ट्रपति ट्रंप को सोचने पर विवश किया था और उनका एक सोशल मीडिया मैसेज आया था कि कहीं वो भारत को खोते तो नहीं जा रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा एक जो फैक्टर इस पूरे इंडिया यूएस के बीच में ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें मैं देखता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में विश्व की जो इमर्जिंग पावर्स हैं वो अपने अफेयर्स को, अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने डेवलपमेंट को स्वयं से ही तय कर सकती हैं और जरूरी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर जगह अपनी भूमिका निभाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना भी विश्व की व्यवस्था चल सकती है। ये जो मैसेज है ये भारत ने भी दिया है, ये यूरोपियन यूनियन ने भी दिया है और डावोस में जिस तरीके की स्पीचेस दी गई उससे भी ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है। वो मजबूती से रखा। निगोशिएशन भले ही लंबे चले लेकिन भारत ने अपना पक्ष काफी मजबूती से रखा। हमारे साथ पूजा मेहता जी भी है। पूजा जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ बयान दिए गए हैं और उन्होंने जो कहा है कि एक बड़ा अमाउंट का जो नंबर काफी बड़ा है, आपने भी वो देखा होगा कि अगर वो इंपोर्ट भारत में होगा तो आपको क्या लगता है कि ये काफी चिंता की चीज हो सकती है? अगर इतना बड़ा अमाउंट का अगर भारत में इंपोर्ट हो जाएगा और बिना टैरिफ के, तो भारतीय इकोनॉमी के लिए तो काफी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे मैं ये इस नंबर के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल के आ जाएगा, जब इंडिया साइड से जो है ऑफिशियल डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट आ जाएगी, अगर उसमें ये नंबर रहेगा, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा नंबर, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे इस नंबर पे मैं उतना नहीं देखना चाहूंगी। लेकिन तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि प्रेसिडेंट का ही है, ऑथेंटिक हैंडल से वो पोस्ट है। उनके बहुत सारे पोस्ट देखे हैं और उसके बाद उसमें वो टैको नाम से भी जाने जाते हैं, वो बदल देते हैं अपनी पोजीशन। इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि हम कितना इंपोर्ट के लिए हम जो है कमिटमेंट दे रहे हैं, वो हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं। क्या वो इंपोर्ट जो इंडिया में आएंगे वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देंगे? क्या वो इंडियन कंज्यूमर्स को जो है वैरायटी, क्वालिटी और लोअर कॉस्ट्स देंगे? हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंपोर्ट्स मदद करेंगे, हमारे डिफेंस को मजबूत करेंगे? क्या ये वो रहेंगे? तो हमें जो है हमारी मार्केट जितना इंपोर्ट एब्जॉर्ब कर सकती है उस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए, ना कि हमें नुकसान, इंपोर्ट से सिर्फ नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं है। इंपोर्ट से जो है आज आपको पता है, आज ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं उसके हिसाब से सप्लाई चेन्स चलती हैं पूरी दुनिया में। और ग्लोबल वैल्यू चेन अगर आपको इंडिया में बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंपोर्ट होगा उसको आप वैल्यू ऐड करके फिर दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इंपोर्ट से हमको उस वर्ड से इतना ज़्यादा जो है पुरानी तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगा कि नहीं, और वो क्या हमारे, क्योंकि हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वो क्या हमारी जो है इंपोर्ट बिल पे उसका क्या असर होने वाला है। उस तरह से हमको स्ट्रेटेजिकली सोचना है। पूजा मेहरा जी, जिस तरह से एक और चर्चा चल रही है कि भारत के एमएसएमई
सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसानों को नुकसान हो सकता है, तो आप उसे किस तरह से देखती हैं? क्या जब तक पूरी फाइन प्रिंट नहीं आ जाए, ये किसी को भी कहने का हक नहीं है कि भारत के इन सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है? जी, बिल्कुल, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है रूमर्स चल रहे हैं इस बारे में। पर अगर इंडिया ईयू एफटीए आप देखें, उसके अंदर जो हमारे रेड लाइन्स हैं, उसको हमने प्रोटेक्ट किया है। अगर हम ईयू के साथ डील में प्रोटेक्ट कर रहे हैं जबकि हमने एक बहुत बड़ी चीज़ जो सीबैम है ईयू का, उसके अंदर हमने उनको लीगैलिटी दी है उस एफटीए नेगोशिएशन में उसको मेंशन करने के साथ। तो अगर हमने ईयू को वो दिया है और लेकिन अपनी रेड लाइंस जो है एग्रीकल्चर वगैरह में नहीं क्रॉस की हैं, बेंड की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यूएस के साथ भी हम करेंगे। हम ईयू और यूएस को अलग-अलग ट्रीटमेंट क्यों देंगे? तो अभी ये फाइन प्रिंट निकल के आया नहीं है, अभी एक्सपेक्टेशन की ही बात है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी जो रेड लाइन्स हैं, पॉलिटिकल रेड लाइन्स हैं एग्रीकल्चर वगैरह पे, वो कायम शायद रखी जाएँगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। उस मामले में मुझे नहीं लगता कुछ घबराने की बात है। जहाँ तक आपने एमएसएमईज़ के लिए पूछा, उसमें हमने ईयू को जो है 0 फॉर 0 टेक्सटाइल, लेदर इस तरह के सेक्टर्स में दिया है जिसमें एपरल्स वगैरह में एमएसएमईज़ होते हैं और उनको काफ़ी एक तो वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले एक्सपोर्ट जो उनकी कॉस्ट डिसएडवांटेज थी उसमें कुछ फ़ायदा होने का चांस है। मुझे लगता है अगर यही यूएस के साथ भी यही बात रही, तो वो जो हमारा कॉस्ट डिसएडवांटेज क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस थोड़ी कम रहती है, वो हमारा कॉस्ट डिसएडवांटेज थोड़ा एमएसएमईज़ का कम हो जाएगा, वो उनका फ़ायदा रहेगा। और अगर कुछ ऐसे इम्पोर्ट्स जो कम ड्यूटी पे हम इम्पोर्ट कर पाएँगे हमारे एमएसएमईज़, उसका भी उनको जो है फ़ायदा रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन अभी मेरी ये है, गोइंग बाय द डायरेक्शन जो मैं देख रही हूँ ईयू एफटीए के नेगोशिएशन से, उस हमें अब इस टाइम पे कोई ऐसा रीज़न दिखाई नहीं देता कि उस डायरेक्शन से हट के कुछ डायरेक्शन जो है यूएस एफटीए में रही होगी। इसलिए बहुत स्पेकुलेशन के रंग में है ये अभी। बहुत दिलचस्प बात कही कि जो पॉलिटिकल रेड लाइन है उसको सरकार क्रॉस नहीं करेगी जब खेती, किसानी, एग्रीकल्चर, डेयरी की बात आती है। ये आपकी बात जो है वो जोर देने वाली है कि इस पर सरकार वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी भी जुड़ गए। अनुराग जी, मैं आपका हमनाम हूँ, स्वागत है हमारे शो में। सर, इसमें किसको ज़्यादा फायदा लग रहा है? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? अमेरिका को ज्यादा फायदा हो रहा है या भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है? देखिए अनुराग जी, अभी अगर मैं इसको एनालाइज करूं इस पूरी सिचुएशन को, तो अभी देखिए जैसे सारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अभी इसको एक तो डोनाल्ड ट्रंप को आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और दूसरे एक सोशल मीडिया पोस्ट पे अभी आप बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर बोलूं, तो देखिए कोविड के बाद से विश्व बहुत तेजी से बदला है। दुनिया जो है ये बहुत तेजी से हर क्षेत्र में बदली और उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये हुआ कि जो अमेरिका एक अनडिस्प्यूटेड जो है एक दादा हुआ करता था विश्व में, वो उसकी जो छवि थी या उसकी जो वो पोजीशनिंग थी वो थोड़ी सी खतरे में पड़ी। जहां तक भारत का प्रश्न आता है, जब देश की हमारे भारत की बात होती है, तो अमेरिका अब हमारे लिए वो वो दर्जा नहीं रखता कि हमारी अमेरिका के बिना या अमेरिका की मर्जी के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को अपने ही बातों से, देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज है डोनाल्ड ट्रंप का खुद भी अपना व्यक्तित्व ऐसा है कि उनको आप सबसे पहले राजनेता ना मान के उनको एक व्यापारी समझें। अगर आप व्यापारी समझेंगे तो आप उनको एनालिसिस करने में थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी कि वो जैसे आप मार्केट में जाते हैं कि आपने कहा भाई दुकानदार ने कहा जी ₹10 की है, तो आपने कहा नहीं जी 8 की लगा लो। अच्छा चलो बीच में 8.5 9 में हम तो अमेरिका आज आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में इस टाइप से बिहेव करने लगा है। तो वहीं ये भी हुआ कि जब अमेरिका ने एक बार आर्म ट्विस्टिंग शुरू करी और इंडिया ने जिस तरह से अल्टरनेट वेज तलाशने शुरू किए, जिस तरह से रशिया, इंडिया, चाइना
थोड़ा पास आए, जिस तरह से यूरोपियन यूरोपियन देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई, उसमें लगा कि अमेरिका को कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने अपना नुकसान कर ले, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले। निश्चित रूप से इंटरनल प्रेशर भी था। निश्चित रूप से जो भारत अल्टरनेट इकोनॉमी से जो इंटरनल तरीके निकाल रहा है, मेक इन इंडिया को ज्यादा फोकस कर रहा है, वो सारी चीजें अमेरिका को लगा कि बातें तो बड़ी-बड़ी कर गए, लेकिन इतनी दम अपने पास है नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर जो भारत से सामान आज एक अमरीकी ₹5 में खरीद रहा है, वो इस टैरिफ के बाद उसे भी तो ₹8 में खरीदनी पड़ रही है, तो वो इंटरनल प्रेशर भी है उनके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का एज यूजुअल सिग्नेचर यू टर्न है, उसमें भारत को लाभ ही लाभ है। अभी मुझे फिलहाल नुकसान की कोई संभावना संक्षिप्त दिखाई में नहीं बता दे रही दिया। है। मैं केवल ये पूछना चाहता था किसको ज्यादा फायदा है, लेकिन आपने पूरी तरह से बैलेंस करके हमारे दर्शकों को बता दिया कि भारत को लाभ ही लाभ है और अमेरिका को ज्यादा लाभ नहीं है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और हमारे 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे तुरंत इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए इस खास चर्चा में रतन श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, अनुराग वर्मा जी और पूजा मेहरा जी। पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब इस डील जिस तरह से दिख रहा है कि डील हो रही है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि भारत का मेक इन इंडिया मजबूत होगा या फिर दूसरी तरफ से देखें तो भारत एक असेंबली का हब बनने की ओर भी आगे बढ़ेगा? दोनों ही चीजें हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से सेक्टर्स को क्या बढ़ावा दिया जाएगा। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि इस डील को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से देखने का कारण ये है कि हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ का बर्डन था, वो कम होने जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अप्रैल से पहले यूएस टैरिफ एवरेज हमारे एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका के ऊपर 5% से कम थे और वो अब 18% होने वाले हैं। तो नेट हम जो है ज़्यादा टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट्स पे लगने वाला है। इसके साथ ही लेकिन एक बात फ़ायदे की ये हुई है कि जो है हमारे को एक चांस मिला है कि हमारी जो एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस थी बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम्स में, हमारे कंपेटिटर्स वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे देशों से वो जो हम एक डिसएडवांटेज फेस करते थे क्योंकि बहुत से इन कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे से कम टैरिफ पे होते थे, वो अब शायद हम उसको जो है बराबरी पे आ सकते हैं। सो वो हमारा जो एक डिसएडवांटेज था एक्सपोर्टर्स का वो जा सकता है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये डिमांड थी यूएस नेगोशिएटर्स की, तो ये डील होने से पहले ही वो डिमांड जो है कुछ हम लोग पूरी कर चुके हैं। जैसे कि क्यूसीओस के बारे में आपको पता है, क्यूसीओस का जो रेगुलेशन पूरा सिस्टम है वो रैशनलाइज ऑलरेडी हो चुका है। इससे जो है हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा, जो कि पहले उनको ये डिसएडवांटेज रहता था। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है। जो इम्पोर्ट्स वो अपने इनपुट्स करते थे या रॉ मटेरियल करते थे, अब ये नॉन टैरिफ बैरियर उसके ऊपर से जो है हट चुका है। ये दूसरी चीज है जो यूएस नेगोशिएशंस की वजह से हमारे को फायदा हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि एक मैसेज जो है पूरी दुनिया में अब ये चला गया है, स्पेशली यूएस कंपनीज के पास ये चला गया है कि इंडिया ने 2017 से जो एक बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी रखी थी, जो हम अपनी इकोनॉमी को हमने जो टैरिफ्स हैं अपने वो बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब हम वो पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे। हम प्रोटेक्शनिस्ट मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी कहा, रहेंगे कुछ हमारे
जो पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर वगैरह के, लेकिन जो ज़्यादातर दूसरे सेक्टर्स हैं, उसमें हमारा जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो नीचे जाएगा। यानी कि जो 2017 से हमने एक डायरेक्शन ली थी वो अब हटेगी। तो वी आर मोर रेडी टू इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये एक मैसेज जो है जाता है और जिसका फ़ायदा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और होप करती हूँ कि अमेरिकन कंपनीज़ लेंगी, क्योंकि वो अब कॉम्पिटिशन में है यूरोपियन कंपनीज़ के साथ। ईयू की जो कंपनीज़ हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। बिल्कुल। इंडिया ने टेक्सटाइल्स वगैरह में 0% टैरिफ ऑफर किया है। तो इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जब उनको ग्लोबली कम्पीट करना पड़ता है। वो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ का एडवांटेज ले पाते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें, उनको बेस्ट इनपुट्स मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, बिल्कुल पॉइंट टेकन मैम। रतन श्रीवास्तव जी, जो ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं, इससे क्या ट्रेड का मामला है या फिर चाइना के मुकाबले एक स्ट्रेटजी भी आपको लग रही है, स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी लग रही है? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं और एक मैं जो बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला है उसको लेते हुए मद्देनज़र बोलना चाहता हूँ। एक तो ये है कि चाइना के साथ हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है, 10,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो हमारे बगल में है। हमें उसके साथ कुछ न कुछ तो संबंध ऐसे बना के रखने चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बाधा ना पड़े। ये एक चीज़ है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि अमेरिका ने इस साल 2 मीटिंग्स रखी हैं, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प की। इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है अमेरिका की, उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये दिखाना चाहते हैं हमेशा कि वो हमेशा अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं, अमेरिका के भले के लिए कर रहे हैं और अमेरिका ही सर्वोच्च है। तो वो चाहेंगे कि वो चाइना के साथ भी कोई ना कोई अपनी डील कर पाएँ और अगर उस डील को वो कर लेते हैं और वो डील हमारे 18% से कम होती है, तो चाइना का एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल से बहुत बड़ा है। तो ये हमें अभी देखना होगा कि अभी आगे चल कर के चाइना यूएस और चाइना इंडिया के संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं और चाइना यूएस की कोई डील तो नहीं हो रही है। दूसरी बात ये आपकी बात हमें से मैं सहमत हूँ। अनुराग वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि सर्विसेज और वीजा में खासकर H1B वीजा के इस डील में भारत को कोई खास ठोस राहत मिलती हुई दिख रही है? क्या वो भी इसका हिस्सा होगा? H1B वीजा भी एक आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, अभी इस चीज को कुछ भी एनालाइज कर पाना, देखिए अभी बहुत प्रीमेच्योर है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा जो प्रेशर ग्रुप, एक जो बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है। उनके लिए जो भारतीय जो टैलेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी कंपनियों में। अगर वहां देखा जाए तो सारे तो बड़े लोग यहाँ से ही गए हुए हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ का टैलेंट उनको अगर जो मैटर करता है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर होगा। रिलैक्सेशन जरूर होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक अब आखिर में, अब मेरे पास वक्त की कमी है, क्या आपको लगता है 2 चीजें जो है इससे 2 चीज जो है भारत को फायदे में रहेगी और अगर कुछ 19-20 होता है तो 1-2 नुकसान भी हो सकते हैं? आप संक्षिप्त में कंक्लूजन के तौर पे बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा मानना है कि एक विन विन जो सिचुएशन को इवॉल्व करने के प्रयास दोनों ही तरफ से किए गए हैं। हालांकि ये अवश्य है कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशनल है, ट्रांजैक्शनल है और वो जाहिर है कि अमेरिका फर्स्ट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इत्यादि के अप्रोच के आधार पर एक बिजनेसमैन की तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन भारत भी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत ने डील किया है और भारत ने अपनी जो शर्तें हैं, अपनी जो नॉन कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कृषि का जो क्षेत्र है, फिशरीज का, डेयरीज का, उसमें मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये डे 1 से भारत ने अमेरिका को बता दिया और भारत भी एक टफ नेगोशिएटर, टफ एक बार्गेनर के तौर पर सामने आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र भी किया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के संदर्भ में कि वो मुझसे कहीं ज्यादा टफ नेगोशिएटर है।
तो ये स्पष्ट है कि भारत ने जो भी, अगर ये डील पर भारत सहमत हुआ है तो वो एक विन विन जो सिचुएशन जब इमर्ज की है तभी जाकर के, और भारत की सिचुएशन शर्तें जो जब है मानी वो गई हैं, तभी इमर्ज जाकर की के है इस और तरीके की पूरी डील पर दुनिया भारत में एक मैसेज दिया है भारत ने कि भारत की क्या काबिलियत है, भारत का क्या स्तर है। और जो एक तो फायदा जो है ही है, जो पूजा जी ने बताया कि जो डिसएडवांटेज था कई सारे सेक्टर्स के लिए, वो 18% पे आने पर उसका फायदा होगा। भले ही हम पिछले साल अप्रैल के मुकाबले ज़्यादा टैरिफ देंगे, लेकिन अभी भी फाइन प्रिंट जो है वो आएगी, तब और चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन जो रेड लाइन वाले जो सेक्टर्स हैं जिनको नहीं छुआ गया है, ये मान के सभी चल रहे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रतन श्रीवास्तव जी का, संजीव श्रीवास्तव जी का, अनुराग वर्मा जी का और पूजा मेहरा जी का। आप सबने इस स्पेशल शो को ज्वाइन किया लाइव और हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दी। लेकिन वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।